हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी घर से ही ऑनलाइन पढ़कर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति और गॉस के प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश Q हो तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। मतलब यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वह इस आवेश का, मतलब जो बंद पृष्ठ है उसके भीतर जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो बंद पृष्ठ है वह किसी भी आकार या किसी भी आकृति का हो सकता है। घनाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है या गोलाकार भी हो सकता है। या विद्युत फ्लक्स उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो बंद पृष्ठ होता है उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी आकार का हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ उसके भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। इस फार्मूले में हम देख रहे हैं जो गॉस का प्रमेय है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ε0 है वह वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। मतलब यह एक नियत राशि है। तो इसमें Q ही ऐसा व्यंजक है जिसको बदला जा सकता है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उसके भीतर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। अब इसकी आकृति अनियमित भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है या बेलनाकार भी हो सकता है। यह सिर्फ उसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो यदि मान लिया जाए कि इसके भीतर आवेश है Q1, यहां पर है -Q2, यहां पर है +Q3, फिर यहां पर है +Q4। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। मतलब यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर Q1 -Q2 +Q3 +Q4, इस तरह से और भी आवेश हो सकते हैं। यदि इतने आवेश हैं तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वह गॉस प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल टू हो जाएगा Q1 -Q2 +Q3 +Q4/ε0। अब यहाँ पर जो Q1 -Q2 +Q3 +Q4 है, यह क्या है? यह पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योगफल है। मतलब यह कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई E इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। यहाँ पर सिग्मा Q पृष्ठ के भीतर कुल आवेशों का बीजगणितीय योगफल दर्शा रहा है। मतलब जितने भी आवेश होंगे उनका 1/ε0 गुना हो जाएगा। और हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फाई इक्वल टू होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो फाई के स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हैं फाई E इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। और इसका भी मान तब कितना होगा? ये हो जाएगा Q/ε0 के बराबर। यह किसी सिंगल चार्ज के लिए है, एकल आवेश के लिए है। लेकिन यदि पृष्ठ के भीतर कई आवेश होंगे तो यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे। मतलब यहाँ पर यह क्या दर्शाएगा कि पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं उनका योगफल, बीजगणितीय योगफल। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है तो इनका योगफल बीजगणितीय योगफल ही लिया जाएगा।
तो अभी तक तो हम लोग गॉस के प्रमेय का कथन देखे हैं। अब हम लोग कूलाम के नियम से गॉस के प्रमेय को डिराइव करेंगे। तो अगला हेडिंग है कि कूलाम के नियम से गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई धनावेश है प्लस क्यू। तो सबसे पहले इस धनावेश को हम लोग किसी गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो गॉसियन पृष्ठ कोई भी किसी भी आकृति का किसी भी आकार का एक बंद पृष्ठ होता है जिसके द्वारा हम लोग आवेश को घेर कर विद्युत फ्लक्स, गुरुत्वीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बंद फ्लक्स किसी भी आकृति का या किसी भी आकार का एक बंद घेरा होता है। मतलब इसके द्वारा हम लोग आवेश को चारों तरफ से घेर देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आवेश है प्लस क्यू और इसको चारों तरफ से हम लोग गॉसियन पृष्ठ से घेर देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर कोई बिंदु P है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अल्पखंड मान लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि एक अल्पखंड है जिसका क्षेत्रफल है ds और हम जानते हैं कि हमेशा क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, मतलब पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर हो जाएगी। यह हो गया वेक्टर ds। और यहां पर यदि O को P से मिला दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यता होती है बाहर की तरफ। तो वेक्टर E का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि इनके बीच का कोण है थीटा और इस अल्पखंड द्वारा बिंदु O पर बनाया गया कोण है डी ओमेगा। यह कोण है डी ओमेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेक्टर E का मान क्या है। तो मान लिया जाए कि बिंदु O से P की दूरी है स्मॉल r। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और दिशा किधर हो जाएगी? तो O और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी, यानी यह वेक्टर R की तरफ हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OP के अनुदिश। ये हो गया। अब यदि ds से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो, यानी जो अल्प पृष्ठ ds है उससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं ऐसे पर लिखेंगे वेक्टर ds से अल्प पृष्ठ वेक्टर ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d फाई e। यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वह अल्प है क्योंकि अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ही हम लोग याद कर रहे हैं। यहाँ पर d फाई e इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, यानी ये हो गया d फाई e का मान। क्योंकि हम जानते हैं कि यह वेक्टर E डॉट वेक्टर ds एक अदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोनों के परिणामी में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि E का मान रखा जाए इक्वेशन नंबर 1 से तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को परिमाण ही लिखना है का Q/r² ds cos थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ds cos थीटा अपॉन r²। और हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन r²। ये हम लोग घनकोण वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि इसका मान डी ओमेगा रख दिया जाए तब क्या होगा? तब d फाई e इक्वल टू हो जाएगा
1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। अब क्या करेंगे, अभी तक तो हम लोग सिर्फ अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात किए हैं। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ऐसे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई का, तो ये हो जाएगा फाई ई। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फिर इधर लिख सकते हैं जो भी पहले कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। और यहाँ पर जो आवेश क्यू है वो भी बदल नहीं रहा है, मतलब जो पृष्ठ के भीतर आवेश है उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी बाहर कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है Q/4πε0 और फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ये हो गया डी ओमेगा। अब हम लोग जानते हैं कि होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4π। ये 4π क्यों होगा, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ द्वारा इस बिंदु O पर बनाया गया कुल कोण जो होगा वो 4π के बराबर ही होगा। यह भी हम लोग घनकोण वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बिंदु O पर चारों तरफ से जो बनेगा कोण वो कितना हो जाता है, 4π के बराबर होगा। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 4π के बराबर होता है। तो यहाँ पर 4π रख देंगे इसके स्थान पर, तो अब लिखा जा सकता है फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 और इसके स्थान पर रखेंगे 4π। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया और क्या बचा, फाई इक्वल टू Q/ε0, और यही तो है गॉस का प्रमेय। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। तो इस तरह से हम लोग कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम यहाँ पर कहाँ कैसे यूज हुआ है, तो जो विद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला हम लोग यूज किए हैं वह कूलाम के नियम से ही प्राप्त हुआ था, और इसलिए इसको हम लोग यह कहते हैं कि कूलाम के नियम से इसकी व्युत्पत्ति किया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, तो अब इसको नोट कर लीजिए। गॉस प्रमेय को और बढ़िया समझने के लिए 2-3 पॉइंट पर ध्यान देना होगा। तो पहला पॉइंट है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर यदि आवेश शून्य हो, यानी इसके अंदर ये कोई आवेश न हो, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। मतलब यदि भीतर आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। लेकिन यदि बाहर आवेश है, दूसरा पॉइंट है कि यदि बाहर आवेश है तब क्या होना चाहिए, तो इस स्थिति में भी कुल फ्लक्स शून्य ही होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपसे कोई फ्लक्स प्रवेश कर रहा है इस आवेश के कारण और फिर यहां से निकल जा रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है और जो विद्युत क्षेत्र है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। ये हो गया वेक्टर E और ये हो गया वेक्टर E1 मान सकते हैं, और ये हो गया वेक्टर DS1। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वह निगेटिव होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्प पृष्ठ है उसका डायरेक्शन भी इधर ही है और जो विद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन भी इधर ही है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वेक्टर E2 और यहाँ पर जो अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह है वेक्टर DS2। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वह निगेटिव होगा। तो जितना फ्लक्स यहाँ पर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से निकल जाएगा, यानी कुल फ्लक्स यहाँ पर भी शून्य होगा। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वह φ1 है और यहाँ पर जो फ्लक्स है वह φ2 है, तो φ1 इक्वल टू क्या होगा, φ1 इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DS1।
तो यहाँ प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर E1 डॉट वेक्टर ds1, और जो वहां से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा φ2 इक्वल टू वेक्टर E2 डॉट वेक्टर ds2। तो हम लोग जानते हैं कि यदि अंदर आवेश शून्य हो तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वह शून्य होगा, मतलब इससे गुजरने वाला, मतलब जो गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर φ1 और φ2 का मान भी शून्य हो जाएगा। कुल फ्लक्स φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2, और हम जानते हैं कि यदि अंदर आवेश नहीं है तो कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा φ1 का मान है माइनस वेक्टर E1 डी वेक्टर S1 प्लस φ2 का मान है वेक्टर E2 डॉट वेक्टर ds2, यहाँ पर भी 2 रहेगा। अब यदि इसका साइड चेंज किया जाए तो लिख सकते हैं वेक्टर E1 डॉट वेक्टर ds1 इक्वल टू वेक्टर E2 डॉट वेक्टर ds2। इसका मतलब यह हुआ कि जितना फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल जाएगा, यानी इससे संबद्ध कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्लियर हो गया? इसको भी नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यह यहाँ पर आवेश अधिक है या कम है, मतलब कहाँ पर आवेश घनत्व अधिक है कहाँ पर कम है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बस हम लोग यह देखते हैं कि इसके भीतर कुल आवेश कितना है। अब यह आवेश का पोजीशन पर भी निर्भर नहीं करेगा, तो यदि आवेश यहाँ हो तब भी बात वही होगी, यहाँ होगा तब भी बात वही होगी। मतलब बंद पृष्ठ के भीतर किसी भी पोजीशन में किसी भी स्थिति में आवेश होगा तो जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो हमेशा 1/ε0 के ε0 गुना के बराबर ही होगा। तो यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। तो घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान तथा घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है कि घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो घन के भुजा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गॉस का प्रमेय है वह बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर घन की भुजा कुछ भी हो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग यह देखेंगे कि इसके भीतर आवेश कितना है। तो आवेश कितना दे दिया गया है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश दे दिया गया है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू है 10 माइक्रो कूलाम। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करेंगे हम लोग गॉस के प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Q और ε0 का मान रखेंगे। तो Q का मान है 10 माइक्रो कूलाम, तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6। हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6, तो 10 × 10⁻⁻6 हो गया। अपान ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8.85 इंटू यहाँ पर 10⁻+1 है -6, और जब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +12। अब यदि 1 में 8.85 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मान आना चाहिए, तो इसका मान आएगा 0.113 इंटू 10⁻+6
यानी 10⁻7 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10⁻7, और इसका मात्रक में जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यह हो गया घन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल फ्लक्स। अब यदि एक फलक की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर फ्लक्स निकल रहा है यह 6 फलकों से होकर निकल रहा है, और सभी फलक समान क्षेत्रफल के हैं। तो एक फलक से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वह कुल फ्लक्स का 1/6 गुना होगा। यानी लिख सकते हैं एक फलक से, किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए कि 5e डैश है, तो इसकी वैल्यू होगी जो कुल फ्लक्स था उसका 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना होगा। तो यदि अब इसमें इसका मान रखा जाए, फाई का मान रखा जाए यहां से, तो हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻7/6। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.01883 इंटू 10⁻7। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल को हम लोग लाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा तब 1.883 इंटू, और यहाँ पर 10⁻7 था, लेकिन हम लोग डेसिमल को इधर ले गए हैं, लेफ्ट की तरफ ले गए हैं, तो इसमें 2 डिजिट की कमी आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट मीटर है और उसे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 8000 वोल्ट मीटर है। तो बंद पृष्ठ के भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ में गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान है 2000 वोल्ट मीटर, और इसे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान है 8000 वोल्ट मीटर, और यहां पर है 2000 वोल्ट मीटर। तो हम लोग को इसके भीतर जो आवेश है उसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि अगर भीतर आवेश नहीं होता तो जितना विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो फ्लक्स है वह कम प्रवेश कर रहा है लेकिन बाहर अधिक निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि अंदर भी कोई न कोई आवेश है और उसी आवेश का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स है पृष्ठ के भीतर प्रवेशित फ्लक्स यह है φ1, और φ1 इक्वल टू क्या होगा, चूंकि यह फ्लक्स प्रवेश कर रहा है फ्लक्स के भीतर, तो हम जानते हैं कि यदि कोई फ्लक्स विद्युत फ्लक्स किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रहा हो तो उसका मान निगेटिव होता है, और यदि निकल रहा हो तो उसका मान पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो φ1 का मान होगा वो हो जाएगा 2000 वोल्ट मीटर, और फिर निर्गत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत फ्लक्स φ2 इक्वल टू हो जाएगा 8000 वोल्ट मीटर। अब हम लोग को ज्ञात करना है कुल फ्लक्स। तो यहां पर जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स φ इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 का मान है -2000 और φ2 का मान है +8000। अब जब
अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 वोल्ट मीटर। इतना हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि बंद पृष्ठ के भीतर आवेश का मान। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी फाई ई लिखेंगे। तो जो फाई का मान है हम लोग यहाँ से रख देंगे, कितना है 6000 है, इक्वल टू Q का मान ज्ञात करना है और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते ही हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यदि Q का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर भेजेंगे और जब इधर आएगा यह तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब Q इक्वल टू होगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू 6000। अब यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 53.2 इंटू 10 टू पावर -12 और यहाँ से क्या मिला है हम लोग को 10 टू पावर 3 मिला है तो +3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 53.2 इंटू 10 टू पावर -9। या इसको यदि माइक्रो में चेंज करना हो तो हो जाएगा कितना, पॉइंट को 3 डिजिट यदि इधर कर दिया जाए तो हो जाएगा 0.0532 इंटू 10 टू पावर, इसमें क्या कर देंगे +3 ऐड कर देंगे तो -9 और +3 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये -6 कूलम। कितना हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 0.0532 माइक्रो कूलम। तो ये होगी इसका आंसर। अब इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ हुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और यदि हर वीडियो को होमवर्क करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसे ज्वाइन करके आप हर वीडियो को होमवर्क ले सकते हैं।